guys, welcome back to my channel. This is Akansha. So today we are going to start next chapter of class 10th English from the book Footprints Without Feet. इस चैप्टर का नाम है The Making of Scientist by Robert W. Peterson. So without any further ado, let's get started. इस चैप्टर की शुरुआत में ऑथर रिचर्ड ई ब्राइट के बारे में बात करते हैं। वो कहते हैं कि ऐसा पहली बार हुआ था जब 22 इयर्स के एक लड़के और उसके कॉलेज रूममेट ने मिलकर हाउ सेल्स वर्क के ऊपर थ्योरी बनाई थी और जिसे नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस की प्रोसीडिंग में प्रेजेंट किया गया था। स्टोरी को आगे बढ़ाते हुए ये बताया जाता है कि रिचर्ड ई ब्राइट बचपन से ही एक बहुत ज़्यादा कंपीटिंग स्टूडेंट थे। उनके अंदर शुरू से ही एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट रहती थी। वो बचपन से ही अपनी पढ़ाई में काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे और ए ग्रेड्स के साथ पास होते आए थे। पढ़ाई में अच्छे होने के साथ साथ उनको चीज़ों को कलेक्ट करने में भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था, जिसकी वजह से वो नॉर्मली बटरफ्लाईज, फॉसिल्स, डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रॉग्स को कलेक्ट किया करते थे। सेकंड ग्रेड तक आते आते उन्होंने 25 स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाईज को कलेक्ट कर लिया था। रिचर्ड ई ब्राइट को एक स्टेज पर आके ये लगने लगता है कि शायद उन्होंने सारी स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाईज कलेक्ट कर ली हैं। पर इसके बाद उनकी मम्मा उनके लिए एक बुक लाती हैं जिसमें ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क के बारे में बताया गया है। इस बुक में मेनली ये बताया गया है कि मोनार्क बटरफ्लाईज सेंट्रल अमेरिका की तरफ कैसे माइग्रेट करती हैं। जब बुक को पढ़ते पढ़ते रिचर्ड ई ब्राइट बुक के एंड तक आ गए, तब उन्होंने देखा कि बुक के राइटर डॉक्टर फ्रेडरिक ने एंड में सभी रीडर्स को ओपनली इनवाइट किया था कि अगर कोई भी रीडर बटरफ्लाईज के इस माइग्रेशन की थ्योरी में उनकी हेल्प करना चाहता है तो वो ओपनली सामने आए। इस इनविटेशन को देखकर रिचर्ड ई ब्राइट ने अपनी बटरफ्लाईज के कलेक्शंस को आगे कंटिन्यू करने का डिसीजन लिया और उन्होंने सोचा कि अब वो अपनी कलेक्शंस को आगे बढ़ाएंगे और मोनार्क्स को टैग कर कर भेजेंगे ताकि डॉक्टर फ्रेडरिक की इस थ्योरी के ऊपर कुछ हेल्प हो सके। कुछ टाइम तक रिचर्ड ई ब्राइट बटरफ्लाईज को टैग करते गए और उन्होंने ओपन स्पेस में छोड़ना शुरू किया ताकि वो मोनार्क्स को ट्रैक कर पाएं कि वो माइग्रेट करते हुए कहाँ जाती हैं और उनका मेन ट्रैक क्या होता है। पर एक स्टेज पर आके रिचर्ड ई ब्राइट को लगने लगा कि अगर वो धीरे धीरे ऐसे ही कर बटरफ्लाईज को छोड़ने लगेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा जब उनकी बटरफ्लाईज के कलेक्शंस खत्म हो जाएंगी। इसके बाद रिचर्ड ने डिसाइड किया कि वो फीमेल मोनार्क्स के एग को कलेक्ट करेगा और उनको तब तक फीड करेगा जब तक उनमें से बटरफ्लाईज निकलकर बाहर नहीं आ जाती। रिचर्ड ने मोनार्क्स के एग्स को पूरा लाइफ साइकिल फॉलो करने दिया और एक टाइम ऐसा आ गया कि उनके हाउस का बेसमेंट फुल ऑफ मोनार्क्स एग हो गया था। मतलब उनके हाउस के बेसमेंट में ऑल ओवर मोनार्क्स के एग्स फैल चुके थे और वहाँ पर सिर्फ बटरफ्लाईज ही बटरफ्लाईज थी। इसके बाद रिचर्ड ई ब्राइट ये कहते हैं कि मुझे रियलाइज़ होने लगा था कि शायद ये बहुत ही ज़्यादा बोरिंग काम था और अब मैं इसे करते करते थक चुका था। और वैसे भी रिचर्ड ने अभी तक जितनी भी बटरफ्लाईज को फ्री स्पेस में छोड़ा है उनमें से सिर्फ 2 बटरफ्लाईज ही कैप्चर हो पाई हैं। इसके आगे ये बताया गया है कि रिचर्ड को रियल साइंस का इंट्रोडक्शन तब हुआ जब वो एक साइंस के फेयर में गया और वहाँ पर हार गया। ऐसा सही कहा गया है कि जब बाकी सबको जीतता देखो और अपने पास कुछ ना हो तो वो बहुत ही ज़्यादा सैड फीलिंग होती है। उस फेयर में रिचर्ड ने एक बेसिक सी फ्रॉग्स के टिश्यूज़ की स्लाइड को प्रिपेयर किया था और उसे माइक्रोस्कोप के थ्रू प्रेजेंट किया था। रिचर्ड ने नोटिस किया कि सभी विनर्स ने कुछ रियल एक्सपेरिमेंट किया है और शायद इस बार रिचर्ड इस काम में थोड़े पीछे रह गए थे। रिचर्ड को इस साइंस के फेयर में हार कर ये पता लग चुका था कि अगर उन्हें अगले साइंस के फेयर में जीतना है तो उन्हें भी कुछ रियलिस्टिक ही एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। रिचर्ड को ये पता था कि बस उनके पास एक ही फील्ड है जिसमें वो एक्सपर्ट हैं, यानी कि बटरफ्लाईज की कलेक्शन और बटरफ्लाईज के ऊपर रिसर्च। अब तक रिचर्ड 7th स्टैंडर्ड में आ चुका था और अब टाइम था कि वो कुछ रियलिस्टिक एक्सपेरिमेंट करे। तो अब अगले साइंस के फेयर में जीतने के लिए रिचर्ड ने अपनी थ्योरीज को कलेक्ट किया, डिफरेंट आइडियाज को ढूंढा और इस बार वो अगले फेयर को जीतने के लिए पूरी तरह तैयार था। रिचर्ड के इस कॉम्पिटिटिव स्पिरिट और कुछ नए करने की भावना ने ही उसे अगले साइंस के फेयर में जिताया और इंटरनेशनल लेवल पर भी काफ़ी सारे प्राइजेस दिलाए। इस बार रिचर्ड के 8th स्टैंडर्ड के प्रोजेक्ट को प्रेजेंट करने की बारी थी और इस बार रिचर्ड ने एक ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में रिसर्च करने के लिए सोचा था जिसमें वो ये ढूंढेगा कि आखिर कुछ सालों से मोनार्क कैटरपिलर्स की पॉपुलेशन क्यों कम होती जा रही है। और रिचर्ड को ऐसा लगता था कि इस डिजीज़ का कारण बीटल्स हैं। बीटल्स भी एक तरीके के इंसेक्ट्स होते हैं, पर आगे रिचर्ड ये कहता है कि उसने कैटरपिलर्स को बीटल्स की प्रेजेंस में पनपाने की कोशिश की और उसे ऐसा कोई रिजल्ट देखने को नहीं मिला। इस बार रिचर्ड को वाइसरॉय और मोनार्क्स की थ्योरी पर रिसर्च करनी थी। थ्योरी ये थी कि आखिर वाइसरॉयज मोनार्क्स को कॉपी क्यों करती हैं। इसके पीछे कुछ साइंटिस्ट का ये कहना था कि वाइसरॉयज मोनार्क्स को कॉपी इसलिए करती हैं क्योंकि मोनार्क्स खाने में
बर्ड्स को इतनी ज़्यादा टेस्टफुल नहीं लगती, इसलिए वो उन्हें छोड़कर वाइस रॉयस को खाने में ज़्यादा इंटरेस्ट रखती हैं और वाइस रॉयस बर्ड्स का फूड ना बने इसलिए वो मोनार्क्स को कॉपी करती हैं। रिचर्ड का मोटिव ये था कि वो इस थ्योरी के ऊपर रिसर्च करें और ये ढूंढे कि ये फैक्ट कहाँ तक सच और कहाँ तक झूठ था। उन्होंने अपनी रिसर्च में ये पाया एक बर्ड जिसका नाम स्टार्लिंग है वो जितने भी मोनार्क्स को देखे वो उन सबको खा सकती है। तो फाइनली बॉटम लाइन ये निकलती है कि ऐसा कुछ नहीं है कि वॉइस रॉयस मोनार्क्स को कॉपी करती हैं। बर्ड्स किसी भी बटरफ्लाई या उसकी स्पीसीज को खाते वक्त ये नहीं देखती कि कौन सा वॉइस रॉय और कौन सा मोनार्क है। रिचर्ड के इस प्रोजेक्ट को जूलॉजी फेयर में फर्स्ट पोजीशन और ऑल ओवर द कंट्री सेकंड पोजीशन पे रखा गया। इस बार रिचर्ड के हाई स्कूल का सेकेंड ईयर था और अब रिचर्ड ने एक ऐसी थ्योरी के ऊपर रिसर्च करना शुरू कर दिया था जो उन्हें साइंस के एक दूसरे ही वर्ल्ड तक ले जा चुकी थी। इस बार की थ्योरी का मोटिव ये जानना था कि बटरफ्लाइज के प्यूपा पर जो 12 टाइनी गोल्डन स्पॉट्स होते हैं कि आखिर उनका यूज क्या होता है और उनका पर्पस क्या है। कई साइंटिस्ट का ये कहना था कि वो 12 टाइनी स्पॉट सिर्फ ऑर्नामेंटल होते हैं, यानी वो सिर्फ दिखावे और सुंदरता को बढ़ाने के एक एलिमेंट होते हैं, पर रिचर्ड ने कभी भी इस थ्योरी पर बिलीव नहीं करा और उन्होंने अपनी रिसर्च को आगे प्रोसेस किया। इस रिसर्च को आगे बढ़ाते हुए रिचर्ड ने ये पाया कि वो 12 टाइनी गोल्डन स्पॉट्स एक ऐसा हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं जो बटरफ्लाइज के ओवरऑल ग्रोथ के लिए काफी ज्यादा यूजफुल होता है कि उस हार्मोन के सिक्रेशन के बिना बटरफ्लाइज कभी भी अपनी फुल ग्रोथ को हासिल नहीं कर पाएंगी। रिचर्ड के इस एक्सपेरिमेंट ने उसे कंट्री फेयर में फर्स्ट प्राइज और इंटरनेशनल फेयर और इंजीनियरिंग फेयर में एंट्री का मौका दिया और वहां पर उन्होंने जूलॉजी में 3rd प्लेस को हासिल किया। इस अचीवमेंट के बाद उसे एक रिसर्च इंस्टीट्यूशन में वर्क करने का भी मौका मिला। एज अ हाई स्कूल जूनियर रिचर्ड ने अपनी बटरफ्लाइज की कलेक्शन और उनके ऊपर अपनी थ्योरीज के एक्सपेरिमेंट्स को जारी रखा और अपने एक्सपेरिमेंट्स को कंटिन्यू करने के कारण इस साल भी उसे इंटरनेशनल फेयर में फर्स्ट प्राइज मिला और आगे भी उसे काफ़ी सारी अचीवमेंट्स मिली। अब रिचर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट्स को एक स्टेप फर्दर आगे बढ़ाया और उसने मोनार्क बटरफ्लाई के विंग से सेल्स को प्रोड्यूस किया और आगे अपने एक्सपेरिमेंट्स में ये दिखाया कि वो सेल्स बड़े होकर तभी एक बटरफ्लाई में कन्वर्ट होते हैं जब उसे उन 12 टाइनी गोल्डन स्पॉट से सीक्रेट किया हुआ हार्मोन मिलता है। और रिचर्ड के इस एक्सपेरिमेंट ने दोबारा से उसे इंटरनेशनल साइंस फेयर में फर्स्ट पोजीशन हासिल करने में मदद की। रिचर्ड ने अपने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के फ्रेशमैन ईयर में उन 12 टाइनी स्पॉट्स के और भी फंक्शंस और उनके केमिकल स्ट्रक्चर को ढूंढ लिया था। लैबोरेटरी में रिसर्च करने के 1.5 साल बाद रिचर्ड को अपनी सेल थ्योरी को आगे बढ़ाने के लिए एक नया आइडिया मिला। वो आइडिया उन्हें केमिकल स्ट्रक्चर के एक्सरे को देखते हुए मिला। उन्हें पता था कि उस एक्सरे को देखते ही उन्हें अपने एक बायोलॉजी के एक बहुत ही बड़े पजल का सॉल्यूशन मिल चुका है। वो सॉल्यूशन था डीएनए का वर्क और वो पजल था कि सेल्स डीएनए को कैसे रीड करते हैं। डीएनए सेल्स के न्यूक्लियस का एक पार्ट होता है जो सेल्स के फंक्शंस को डिटरमाइन करता है। मेनली ये कहा जाता है कि डीएनए सेल्स का एक ब्लूप्रिंट होता है। इस फैक्ट के मिलने के बाद इब्राइट और उनके कॉलेज रूममेट ने मिलकर मॉड्यूल्स को तैयार किया और एक प्रेजेंटेशन को तैयार किया। इसके बाद उन्होंने पेपर वर्क किया जिसमें उन्होंने अपने इस पूरे प्रोजेक्ट को एक थ्योरी फॉर्म में प्रेजेंट किया और इतनी बड़ी रिसर्च को अंजाम देने के बावजूद रिचर्ड इब्राइट ने अपनी यूनिवर्सिटी 1500 बच्चों में से फर्स्ट पोजीशन को ग्रैब की। रिचर्ड को पता था कि अगर उसकी ये डीएनए की थ्योरी सही प्रूव हो जाती है तो हो सकता है कि इस थ्योरी की वजह से काफ़ी सारी डिजीज़ के सॉल्यूशंस को ढूंढा जा सके, जैसे कि कैंसर। ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया सिर्फ इस फैक्ट की वजह से क्योंकि रिचर्ड हर फील्ड में अपने आप को बेस्ट प्रूव करने में विश्वास रखते थे। वो बचपन से ही अपनी बटरफ्लाइज की कलेक्शंस को लेके काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड रहा करते थे। आगे स्टोरी में ये बताया गया कि रिचर्ड के स्कूल टाइम के एक टीचर ने ये भी कहा कि रिचर्ड अपने हर काम में एक्स्ट्रा एफर्ट्स को पुट की वजह से उनकी क्यूरियोसिटी हर चीज़ को लेकर और भी ज़्यादा बढ़ जाती थी। रिचर्ड हर काम में अपने आप को बेस्ट इसीलिए नहीं प्रूव करते थे क्योंकि वो एक कॉम्पिटिशन की भावना रखते थे, बल्कि वो अपनी नॉलेज को और ज़्यादा बढ़ाने की भावना से हर चीज़ जो कि उनकी पर्सनालिटी का सबसे बेस्ट पार्ट था। क्यूरियोसिटी ही एक इंसान में एक ऐसा एलिमेंट होता है जो उसे उसकी सक्सेस तक लेके जाता है और क्यूरियोसिटी ही एक साइंटिस्ट को बनाने में सबसे बड़ा इंग्रेडिएंट है। आगे रिचर्ड ये कहते हैं कि ये सब नहीं पॉसिबल हो पाया होता अगर उनके मम्मा वो बुक उन्हें लाकर ना देती जिसका नाम था ट्रैवल ऑफ मोनार्क, और अगर वो बुक उनकी लाइफ में कभी ना आई होती तो शायद बटरफ्लाइज की कलेक्शंस को ख़त्म करते ही उनकी साइंटिफिक दुनिया की तरफ की क्यूरियोसिटी भी खत्म हो जाती। तो ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। तो अब हम देख लेते हैं इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो पहले भी कई बार एग्जाम्स में आ चुके हैं और जिनके आगे भी एग्जाम्स में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो पहला क्वेश्चन है कि 22 की एज में रिचर्ड को कौन सी रेयर अचीवमेंट एक्सपीरियंस करने को मिली थी। आंसर है कि रिचर्ड और उसके फ्रेंड को ये रेयर अचीवमेंट उनके द्वारा बनाए हुए एक आर्टिकल के लिए मिली थी जो कि उन्होंने नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस की प्रोसीडिंग में प्रेजेंट किया था।
तो सेकंड क्वेश्चन है कि ब्राइट की मदर ने उसको साइंटिस्ट बनने में कैसे हेल्प किया। इस क्वेश्चन का आंसर है कि रिचर्ड की मदर रिचर्ड की लाइफ में एक बहुत बड़ा सपोर्ट रही। वो उसे हर वो इंस्ट्रूमेंट लाकर देती थी जो उसकी रिसर्च में हेल्प करे, जैसे कि माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप और एटसेट्रा। वो उसके लिए ट्रिप्स अरेंज किया करती थी और उसे डिफरेंट टास्क दिया करती थी जो कि उसे सीखने में मदद करते थे। तो थर्ड क्वेश्चन में हमें ब्राइट के साइंस वर्ल्ड में 2 कंट्रीब्यूशन को मेंशन करना है। इसका आंसर है कि ब्राइट का फर्स्ट कंट्रीब्यूशन उस हार्मोन की डिस्कवरी थी जो बटरफ्लाई की फुल ग्रोथ के लिए नेसेसरी होता है, और सेकंड कंट्रीब्यूशन उनकी वो थ्योरी थी जिसमें उन्होंने ये बताया था कि सेल्स अपने डीएनए को कैसे रीड करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है हॉबीज प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन वंस लाइफ। ये स्टेटमेंट द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट चैप्टर में कैसे रेफर करती है। तो इसका आंसर है कि रिचर्ड ए ब्राइट ने बचपन में बटरफ्लाइज की कलेक्शन एज अ हॉबी स्टार्ट करी थी और उनकी ये हॉबी उन्हें डिफरेंट रिसर्च और डिस्कवरी तक लेके गई। हेंस हॉबीज एक इंसान की जिंदगी को अच्छा बनाने में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है कि ब्राइट के साइंटिस्ट बनने में कौन कौन से फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते थे। इसका आंसर है कि एक शार्प माइंड, जानने की इच्छा और हर चीज़ में जीतने की भावना ही वो 3 क्वालिटीज़ थी जिन्होंने ब्राइट के साइंटिस्ट बनने में कंट्रीब्यूट किया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी और यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि मुझे इससे मोटिवेशन मिलता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।